एक शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे माया नगरी कहा गया, अंडरवर्ल्ड की शुरुआत जहां से हुई, जिसके बारे में कहा जाता है ये शहर सोता नहीं। अब तक आप समझ ही गए होंगे हम मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमेशा आगे की तरफ देखता है, लेकिन इस शहर के पीछे अगर एक बड़ा सा शीशा लगा दिया जाए तो हमें दिखेगी एक अद्भुत कहानी 7 टापुओं की, जिन्हें कभी दहेज में दे दिया गया था, लेकिन फिर उन्हीं को जोड़कर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज में से एक। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम जानेंगे कहानी मुंबई के इतिहास की। आज जिसे हम मुंबई कहते हैं वो कभी 7 अलग अलग द्वीप थे। इनके नाम थे छोटा कुलाबा, ये आज के कुलाबा के उत्तर में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे अल ओमानी भी कहते थे कभी, क्योंकि यहाँ के मछुआरे मछली की तलाश में ओमान तक हुआ आते थे। वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहाँ आज हाजी अली की दरगाह है। हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफी लेट हुआ, 1784 में। माझगांव, दक्षिण मुंबई का ज्यादातर हिस्सा माझगांव की ही देन है। 17वीं शताब्दी के अंत तक माझगांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था। परेल, इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं सदी में टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। ये टापू चर्चा में तब आया जब 1770 में बंबई के गवर्नर विलियम हर्नबी ने अपनी रिहाइश यहाँ बनाई। कोलाबा का मतलब कोली समुदाय की जगह, कोली मछुआरों को कहा जाता है। कोलाबा से पहले पुर्तगाली से कंदील आइलैंड भी कहते थे। माहिम, राजा भीमदेव के शासन में उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर कब्जा किया, उनसे पुर्तगालियों तक जा पहुंचा, जिन्होंने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। बॉम्बे टापू, मुंबई का सबसे पुराना टापू, जिसका जिक्र मौर्यकालीन इतिहास तक में मिलता है। आज की डोंगरी से लेकर मालाबार हिल्स तक फैला हुआ बॉम्बे टापू है। तो फिर ये द्वीप एक कैसे हुए? इसी सवाल के जवाब की शुरुआत होती है किस्से से। ओंकार करम्बेलकर बीबीसी के एक आर्टिकल में मुंबई के इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। बात है साल 1930 की। ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी कोलाबा के पास बीच पर टहल रहे थे जब उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उन्होंने पत्थर को गौर से देखा। ये कोई सामान्य पत्थर नहीं था, ये स्टोन एज के मनुष्यों का हथियार था। थोड़ी और खोजबीन हुई तो पता चला वहाँ बहुत से ऐसे पत्थर थे जिन्हें हमारे पूर्वज हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी मुंबई, जो पहले महज कुछ द्वीपों का समूह था, यहाँ स्टोन एज से लोग रहते आए थे। सभ्यता के विकास के बाद जो इतिहास दर्ज किया गया उसकी बात करें तो मुंबई के विकास, इसकी स्थापना के 4 चरण माने जाते हैं। हिंदू काल, मुस्लिम काल, पुर्तगाली काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद का दौर। मुंबई के इतिहास का सबसे पुराना जिक्र मिलता है मौर्य काल में। 250 ईसा पूर्व में पहली बार मौर्यों ने उत्तरी कोंकण पर राज किया। कोंकण यानी भारत का पश्चिमी तट, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र और गोवा का तटीय भाग। मौर्य शासकों के बाद उत्तरी कोंकण पर कई दूसरे शासकों का राज रहा। कालिदास के लिखे में जिक्र मिलता है कि मौर्यों के बाद सतवाहन वंश कोंकण पहुंचा और उनके बाद क्षत्रप वंश। तटीय इलाका होने के कारण यहाँ बंदरगाह थे, इसलिए आगे जाकर कई कारोबारी इस इलाके में आकर बसते गए। मध्यकाल में इस इलाके पर राष्ट्रकूट, यादव और शिल्हार वंश का शासन रहा। 8वीं शताब्दी के बाद मुंबई में आगमन हुआ अरबों का। अरबों ने या मुस्लिम शासकों ने यहाँ कितना शासन किया इसका कुछ पक्का इतिहास नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ वर्ष तक मुंबई गुजरात के सुल्तान के अधीन रही, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में एंट्री हुई पुर्तगालियों की। पुर्तगाली शासकों ने 100 साल तक मुंबई पर राज किया। वे इसे बॉम्बोहिया कहते थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से खेती से टैक्स वसूला करते थे। हालांकि उन्होंने मुंबई में अच्छा खासा नौसेना बेस भी बना लिया। इस नौसेना बेस के चलते अंग्रेजों की मुंबई में दिलचस्पी बढ़ी। मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कैसे गई, इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल अंग्रेजों को मुंबई मिली दहेज में। हुआ यूं कि 17वीं सदी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकन्या कैथरीन डी ब्रिगेंजा से शादी की। तब पुर्तगालियों ने शहर को ही दहेज के तौर पर अंग्रेजों को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय को तो अंदाजा नहीं था कि उसके पल्ले कितनी जमीन पड़ी है। बाद में यह भी खुला कि इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है, लिहाजा उन्होंने इन टापुओं को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, महज 10 पाउंड सालाना पर। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही थी जिसने मुंबई के बिखरे हुए इन 7 द्वीपों को जोड़ा। धीरे धीरे वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों पर अगर कोई बड़ी समस्या थी तो वो थी एक के बाद एक आने वाली बीमारियां। कंपनी ने हौले हौले इन पर काबू पाया। धीरे धीरे मुंबई को एक शक्ल मिलती गई। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों की एक फैक्ट्री सूरत में थी। साल 1687 में उन्होंने अपना कारोबार सूरत से मुंबई में शिफ्ट कर लिया। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि पहले मुंबई नहीं थी, 7 अलग अलग टापू हुआ करते थे।
तो ये टापू आपस में कैसे जुड़े? इसकी कहानी यूं है कि 1708 में माहिम और सायन के बीच एक कॉजवे बनाया गया। कॉजवे मानी एक ऐसी सड़क जो पानी के ऊपर से होकर गुजरती हो और दो टापुओं को जोड़ती हो। इसके कुछ साल बाद 1715 में चार्ल्स बून नाम के एक अंग्रेज अफसर मुंबई में पहुंचे। उन्होंने मुंबई में किलों का निर्माण कराया और सुरक्षा के लिए तोपें लगवाई। चार्ल्स बून ने पुर्तगालियों की बची कुची मलकियत जब्त की और उन्हें शहर से भगा दिया। इसके बाद मुंबई का एक बिजनेस सेंटर के रूप में तेजी से विकास होने लगा। 1772 में सेंट्रल मुंबई में आने वाली बाढ़ की समस्या को टैकल करने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ा गया। इस कारनामे को सबसे पुराना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हर्नबी। तो हुआ ये कि हर्नबी महालक्ष्मी और वर्ली के बीच एक कॉजवे बनाना चाहते थे। अप्रूवल लेने की चिट्ठी उन्होंने इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर्स को भेज दी थी। हर्नबी को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बगैर काम करना शुरू कर दिया। हर्नबी ने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन इसी बीच उधर प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। पूरे 1 साल बाद जवाबी चिट्ठी आई, लेकिन तब तक कॉजवे बन चुका था। हर्नबी के नाम पर उसका नामकरण भी हो चुका था, हर्नबी वेलार्ड। इसने डोंगरी, मालाबार हिल और वर्ली को जोड़ दिया था। बहरहाल विलियम हर्नबी को नाफरमानी की सजा मिली और उनकी नौकरी चली गई। मुंबई को मुंबई बनाने के लिए समंदर का अतिक्रमण भी किया गया। उदाहरण उमरखेड़ी की खाड़ी जो बॉम्बे को माझगांव से अलग करती थी। आज उस इलाके का नाम पायधोनी है। मराठी में पायधोनी का मतलब पांव की धुलाई है। समंदर यहाँ चट्टानों के पैर धोता था। ये समंदर से जमीन वापस लेने का पहला केस था। इस सारी प्रक्रिया में खूब उठापटक हुई। जल भराव पर पुश्ते बनाए गए, पहाड़ियों को समतल किया गया, दलदली इलाकों में मलबा भरकर उन्हें पक्का बनाया गया। यूं धीरे धीरे मुंबई के अलग अलग टापुओं को जोड़कर एक मुकम्मल शहर की शक्ल दे दी गई। कुछ 350 साल तक अंग्रेजों ने मुंबई पर एक छत्र राज किया। अंग्रेजों को बस एक डर था, मराठा शक्ति का। इसलिए उन्होंने शहर की रक्षा के लिए मुंबई किले के चारों तरफ एक खाई खुदवाई, जिसके लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठे करवाए गए। अंग्रेजों का यह डर गया वसई की संधि के बाद। साल 1803 में यहाँ से मराठा कमजोर होते गए और 1818 में मराठा शासन का अंत हो गया। बहरहाल 19वीं सदी के अंत तक सारे टापू एक दूसरे से जुड़ चुके थे। मुंबई का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। इसी बीच 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, मुंबई से लेकर थाने के बीच। भूमध्य सागर और लाल समुद्र को जोड़ने वाले सुएज कैनल के बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में यकायक महत्वपूर्ण हो उठा। 19वीं सदी के खत्म होते होते बॉम्बे एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था। वहीं 20वीं सदी की शुरुआत में ही बॉम्बे की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी थी और कलकत्ता के बाद बॉम्बे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। आज़ादी के बाद मुंबई को एक राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, बॉम्बे में कच्छ और सौराष्ट्र को भी जोड़ दिया गया। इनके अलावा नागपुर और मराठवाड़ा को भी बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन यहीं से फिर एक दूसरा विवाद होना शुरू हो गया। मराठी बोलने वालों ने संयुक्त महाराष्ट्र के गठन की मांग की, वहीं गुजराती बोलने वाले महागुजरात की मांग कर रहे थे। बाकायदा इस लड़ाई में बॉम्बे सिटीजन कमेटी नाम का एक तीसरा धड़ा भी था, जो चाहते थे कि बॉम्बे शहर को एक अलग इकाई का दर्जा मिले। उनका कहना था यहाँ सिर्फ गुजराती या मराठा ही नहीं, पूरे भारत के लोग रहते हैं। इस मुहिम में JRD टाटा जैसे नाम भी शामिल थे, हालांकि इनकी दलील नहीं मानी गई। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र नाम के अलग राज्य का गठन हुआ, जबकि गुजराती भाषियों के लिए गुजरात राज्य बना दिया गया। महाराष्ट्र के गठन के बाद बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनी, जिसका नाम बदलकर 1995 में मुंबई कर दिया गया और आज ये भारत की व्यापारिक राजधानी माना जाता है या जाती है। सालों से हम बॉलीवुड फिल्मों के जरिए मुंबई के इलाकों के नामों से परिचित होते रहे हैं। इसमें कई नाम कुछ अजीब जान पड़ते, जैसे चिंचपोकली, घाटकोपर आदि। आइए अंत में आपको ये बताते चलेंगे मुंबई के इन इलाकों के नाम कैसे पड़े। बॉम्बे, इसका मतलब होता है खुला हुआ शहर, क्योंकि व्यापारियों के लिए भारत का प्रवेश द्वार था, साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुला था। गेटवे ऑफ इंडिया इसी का प्रतीक है। मुंबई मछुआरों की देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था, जो उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। माटुंगा ये संस्कृत का शब्द है, मतलब होता है हाथी। कहते हैं 13वीं शताब्दी में राजा भीमदेव यहाँ अपने हाथी रखते थे। सायन, एक समय में सायन का इलाका यरूशलेम के यहूदी पुजारियों का था। सायन स्टेशन के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, जिस पर इन पुजारियों ने एक चापल बनवाया था, जिसका नाम माउंट सायन है। इसी से नाम पड़ा सायन। चिंचपोकली, मराठी में चिंच इमली को कहते हैं। इस इलाके में पहले इमली के पेड़ों की भरमार हुआ करती थी, इसी से नाम पड़ गया चिंचपोकली। दादर, दादर का मतलब है सीढ़ी। मुंबई के 7 टापुओं तक पहुंचने के लिए इस इलाके का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा दादर। कुर्ला, कुर्ला नाम कुर्ली से आया है। स्थानीय भाषा में कुर्ली केकड़े को कहते हैं। केकड़ों की यहाँ पर भरमार थी, इसलिए कुर्ला।
घाटकोपर। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर है, यहाँ आने के लिए घाट से गुजर कर आना होता था। स्थानीय लोगों से जब इस जगह के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं घाट के ऊपर। बिगड़ता हुआ वो बन गया घाटकोपर। नामों की लिस्ट और भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं हमारी इस कोशिश से आपको एक लमसम जानकारी मुंबई के बारे में जरूर हो गई होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की हमारे साथी कमल भट्ट और मुबारक अली ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।